हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। मैं हूं डॉक्टर मोहिनी वालिया और आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक नया सब्जेक्ट दैट इज माइक्रो इकोनॉमिक्स। स्टूडेंट्स, एक बात बताइए, क्या आपने ये बात कभी नोट की है कि कभी भी अगर किसी प्रोडक्ट के प्राइस बढ़ते हैं तो उसकी डिमांड डिक्रीज हो जाती है, या फिर अगर उसके प्राइस घटते हैं तो उसकी डिमांड इंक्रीज हो जाती है? ये कैसे होता है? यही हमारा सब्जेक्ट बताता है हमें माइक्रो इकोनॉमिक्स कि क्या रिलेशन होता है हमारा प्राइस का और डिमांड का, कि प्राइस बढ़ रहा है तो और या फिर घट रहा है तो उसका हमारी डिमांड पर, यानी कि जो हमारा प्रोडक्ट है उसकी डिमांड पर उसका क्या इफेक्ट होने वाला है। यही हम स्टडी करते हैं हमारे सब्जेक्ट दैट इज माइक्रो इकोनॉमिक्स में। अब माइक्रो इकोनॉमिक्स को समझने से पहले आपको यह पता होना चाहिए कि एक्चुअली इकोनॉमिक्स होता क्या है। तो चलिए सबसे पहले हम देखते हैं मीनिंग ऑफ इकोनॉमिक्स कि इकोनॉमिक्स एक्चुअली है क्या। स्टूडेंट्स, अब हम बात करें हमारे एनवायरनमेंट की, तो हमारे एनवायरनमेंट में क्या होता है? प्रॉब्लम्स होती हैं। ठीक है, बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं, इधर भी हैं उधर भी हैं, सारी जगह हैं। इकोनॉमिक्स क्या करता है? इकोनॉमिक्स हमें प्रोवाइड कराता है सॉल्यूशंस। ठीक है, हमारी एनवायरनमेंट में जो प्रॉब्लम अवेलेबल है उससे रिलेटेड जो भी हमारी प्रॉब्लम्स हैं उनके सॉल्यूशंस वो हमें प्रोवाइड कराता है। अब उनके बीच में हमें क्या करना पड़ता है? एक कोऑर्डिनेशन इस्टेब्लिश करना पड़ता है। प्रॉब्लम और सॉल्यूशन के बीच में जब हम कोऑर्डिनेशन इस्टेब्लिश करेंगे तो हमें हमारा सॉल्यूशन मिल जाएगा। बस यही सॉल्यूशन ढूंढने के लिए तो हम इकोनॉमिक्स के पास जाते हैं। इकोनॉमिक्स इज अ सोशल साइंस। इकोनॉमिक्स क्या है? ये एक हमारी सोशल साइंस है। सोशल साइंस का मतलब क्या हो गया? जो हमारी सराउंडिंग है उसकी स्टडी करता है। विच स्टडीज द वे अ सोसाइटी चूजेस, जिसमें हमारी जो सोसाइटी है यानी कि जो हमारा एनवायरनमेंट है वो चूज कर रहा है टू इट्स लिमिटेड रिसोर्सेज। अब लिमिटेड रिसोर्सेज का मतलब क्या हो गया? स्टूडेंट्स, एक बात बताइए, आपके आसपास जितने भी साधन हैं, रिसोर्सेज अवेलेबल हैं, क्या वो अनलिमिटेड है? नहीं, सब एक टाइम पे आके खत्म होने वाले हैं। ठीक है, अगर हम कहते हैं ना पानी को भी बचाओ, क्यों बचाओ? क्योंकि अगर हम जरूरत से ज्यादा उसको यूज करेंगे तो वो खत्म हो जाएगा। ठीक है, आने वाली जनरेशन के लिए वो नहीं बचेगा, तो इसलिए क्या कहते हैं? सेव वाटर। तो यहाँ पर क्या कहा जा रहा है? जो हमारे पास अभी अवेलेबल रिसोर्सेज हैं, जो हमारे पास रिसोर्सेज लिमिटेड हैं, उसको हम कैसे यूज कर रहे हैं ये हमें इकोनॉमिक्स बताता है। विच हैव ऑल्टरनेटिव यूजेस, क्योंकि हर एक रिसोर्सेज जो अवेलेबल है उसके बहुत सारे उसके बहुत सारे यूसेजेस हैं, उसके बहुत सारे तरीकों से हम उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। टू प्रोड्यूस गुड्स एंड सर्विसेज, हर एक साधन से अलग अलग तरीके के गुड्स और सर्विसेज बनाए जा सकते हैं। एंड टू डिस्ट्रीब्यूट दैम अमंग ग्रुप ऑफ पीपल। ठीक है, अब यहाँ पे अगर हम एक एग्जाम्पल के रूप में बात करें तो ये एक हमारा क्लॉथ का पीस है। ठीक है, ये एक कपड़ा है हमारे पास। अब इस कपड़े को, ये क्या हो गया? ये हमारा रिसोर्सेज हो गया, एक लिमिटेड क्लॉथ हो गया। अब इसमें हमें क्या करना होगा? इसके बहुत सारे यूजेस हैं। यूजेस क्या हैं? इससे हम साड़ी भी बना सकते हैं, इससे हम एक छोटी सी गुड़िया की फ्रॉक भी बना सकते हैं, इससे हम अपनी मम्मी का सूट भी बनवा सकते हैं, इससे हम अपने पापा का कुर्ता पजामा भी बनवा सकते हैं, और इससे एक हमारा बेडशीट भी रेडी हो सकती है। कुछ भी हो सकती है। तो ये क्या है? इसके बहुत सारे यूसेजेस हो गए, बहुत सारे इसके क्या हो गए? ऑल्टरनेटिव यूजेस हो गए। और इसमें हमें क्या देखना है? इसके गुड्स बनाने हैं। अब इसका गुड क्या बनेगा वो हमारे ऊपर है। इसमें हम क्या कर रहे हैं? इसमें हम अपनी चॉइस क्रिएट कर रहे हैं, और साथ साथ हम ये भी देख रहे हैं कि हमें किस ग्रुप ऑफ पीपल के बीच में डिस्ट्रीब्यूट करना है। मैन के बीच में करना है, वुमेन के बीच में करना है, ओल्ड एज जाएगा, यंग एज जाएगा, चिल्ड्रन के बीच में जाएगा, कहाँ जाएगा? यानी कि ग्रुप ऑफ पीपल के बीच में हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं? सेगमेंटेशन कर रहे हैं, एक डाइवर्सिफिकेशन कर रहे हैं। ठीक है, तो यही हमारा क्या बता रहा है? यही हमारा इकोनॉमिक्स हमें बताता है कि जो हमारे पास रिसोर्सेज अवेलेबल हैं उन रिसोर्सेज को हम किस तरीके से यूटिलाइज करें, उसका गुड्स और सर्विसेज किस तरह से बनाना है, और साथ साथ ये देखना कि उनको किस में डिस्ट्रीब्यूट करना है। यानी कि ग्रुप ऑफ पीपल हमें देखना है कि किस में हमें अपने प्रोडक्ट को डिवाइड करना है, डिस्ट्रीब्यूट करना है। ठीक है, दिस इज कॉल्ड इकोनॉमिक्स। अब हम बात कर रहे हैं मेन हमारी ब्रांचेस ऑफ इकोनॉमिक्स की। बेसिकली अगर हम बात करें तो यहाँ पर हमारी टू मेन ब्रांचेस होती हैं इकोनॉमिक्स की। फर्स्ट वन इज माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड सेकेंड वन इज मैक्रो इकोनॉमिक्स। माइक्रो इकोनॉमिक्स की बात करें तो माइक्रो इकोनॉमिक्स में हम स्टडी करते हैं एक की, एंड इंडिविजुअल। जब भी हम यहाँ पर बात करते हैं तो यहाँ पर हम स्टडी करते हैं इंडिविजुअल यूनिट। अब ये यूनिट क्या है? ये यूनिट एक व्यक्ति हो सकता है, एक ग्रुप हो सकता है,
एक क्लास हो सकती है, एक ऑर्गेनाइजेशन हो सकता है। ठीक है, तो ये क्या हो गया, ये आपका माइक्रो हो गया। और माइक्रो इकोनॉमिक्स में स्टूडेंट्स हम स्टडी क्या करते हैं, किसी भी प्रोडक्ट का प्राइस, ठीक है, या फिर किसी भी प्रोडक्ट की डिमांड, या फिर किसी भी प्रोडक्ट से रिलेटेड सप्लाई, ये सब क्या हो गया। अगर हम किसी एक प्रोडक्ट की स्टडी कर रहे हैं तो वो क्या कहलाएगा, वो हमारा माइक्रो इकोनॉमिक्स का पार्ट कहलाएगा। इसीलिए हम इसको क्या कहते हैं, इसीलिए हम इसको प्राइस थियोरी बोलते हैं। ठीक है, सेकेंड अगर हम बात करें हमारे मैक्रो इकोनॉमिक्स की, तो मैक्रो इकोनॉमिक्स हमारा क्या होता है, यहां पर अगर यूनिट है तो यहां पर हमारी क्या है, एग्रीगेशन है। यहां पर हम किसी भी चीज को एग्रीगेट करके करते हैं। एग्रीगेट का मतलब क्या होता है, एज अ होल स्टडी करना। जैसे यहां पर हमारा क्या है, इंडिविजुअल को हम स्टडी कर रहे हैं, यहां पर हम क्या करेंगे, एक नेशनल लेवल पर बात करेंगे, एक पूरे ग्रुप की बात करना। यहां पर अगर हम सिर्फ एक ग्रुप की बात कर रहे हैं तो वो इंडिविजुअल यूनिट हो गया, यानी कि आपका माइक्रो हो गया। लेकिन अगर अब हम उस ग्रुप के अंदर के मेंबर्स को स्टडी कर रहे हैं, एक ऑर्गेनाइजेशन के व्यक्तियों की बात कर रहे हैं, जैसे मैंने कहा कि एक क्लास 12th या 9th बोल देते हैं, क्लास 9th, तो ये क्या है, इट्स अ माइक्रो इकोनॉमिक्स। ठीक है, लेकिन मैंने अब यहां पर कहा कि क्लास 9th में हमारे 125 स्टूडेंट्स हैं, तो दिस इज एन मैक्रो इकोनॉमिक्स। ये क्या हो गया, ये मैक्रो इकोनॉमिक्स हो गया। क्यों, क्योंकि यहां पर अब हम 125 बच्चों को पढ़ रहे हैं, ना कि हम एक क्लास को पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो जब हम किसी भी चीज को एज एन एग्रीगेट, एज ए होल स्टडी करते हैं तो वो हमारा मैक्रो इकोनॉमिक्स का पार्ट हो जाता है। ठीक है, मैक्रो इकोनॉमिक्स में स्टूडेंट्स हम यहाँ पर स्टडी करते हैं जो हमारी नेशनल इनकम हो जाएगी, अनएम्प्लॉयमेंट हो गया, ये सब कुछ हमारा यहाँ पर आता है, इसीलिए हम इसको बोलते हैं इनकम थियोरी। आई होप आपको ये दो बेसिक कॉन्सेप्ट समझ में आए होंगे कि माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या होता है और मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या होता है। स्टूडेंट, अगर आपको कोई भी डाउट होता है, किसी भी तरीके की अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो रही है किसी भी कॉन्सेप्ट को समझने में, तो प्लीज़ कमेंट ज़रूर कीजिए, क्योंकि जब आप कमेंट करते हैं, अपने डाउट्स को हम तक पहुंचाते हैं, तो हमें पता होता है कि आपके किस लो पॉइंट पर हमें फोकस करना है और वो लो पॉइंट आपका कैसे हम स्ट्रॉन्ग पॉइंट में कन्वर्ट कर सकें। और स्टूडेंट्स, अगर आपको किसी भी सब्जेक्ट की, किसी भी टॉपिक का अगर आपको PDF चाहिए या आप कोई भी स्टडी मटेरियल चाहते हैं, तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर दैट इज 9528800313, दिस इज आवर व्हाट्सएप नंबर। ठीक है, इस पर आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। प्लीज़ सिर्फ मैसेजेस कीजिएगा, नो कॉल्स प्लीज़। और यहाँ पर आप अपनी किसी भी स्टडी मटेरियल से, कोई भी अगर आपको स्टडी मटेरियल चाहिए तो वो आपको यहाँ पे मिल जाएगा। अगर आप PDFs चाहते हैं तो वो भी आपको यहाँ पर अवेलेबल हो जाएगी। ठीक है स्टूडेंट्स, अगर आपको कोई भी डाउट होता है, कोई भी प्रॉब्लम होती है इन सभी टॉपिक्स में, तो प्लीज़ डू कम्युनिकेट विद अस। ठीक है, तो चलिए अब हम इसको बात करते हैं हमारी माइक्रो इकोनॉमिक्स को। अभी तो हमने इसको एक रफली इमेज में देखा, अब इसकी एक प्रॉपर डेफिनेशन देखते हैं। माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या कहता है, इट इज दैट पार्ट ऑफ इकोनॉमिक थ्योरी विच स्टडीज द बिहेवियर ऑफ एन इंडिविजुअल यूनिट। यहाँ पर क्या कर रहा है, वो सिर्फ और सिर्फ एक इंडिविजुअल यूनिट की बिहेवियर को स्टडी कर रहा है कि किसी भी चीज का चेंजेस होने पे हमारा जो इंडिविजुअल यूनिट है वो कैसे बिहेव कर रहा है। ठीक है, ऑफ एन इकोनॉमी, इकोनॉमी में जो हमारा वो व्यक्ति अवेलेबल है, सच एज कंज्यूमर, फर्म, क्लास, ग्रुप और एन इंस्टीट्यूशन। ये सब क्या है, ये सब एक यूनिट है। हम यहाँ पर सबको एज अ यूनिट लेकर चल रहे हैं। ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर फॉर यू। अब हम यहाँ पर देख रहे हैं कि माइक्रो इकोनॉमिक्स में हम स्टडी क्या कर रहे हैं, व्हाट इट स्टडीज। सबसे पहले हम इसमें क्या स्टडी करते हैं, इंडिविजुअल कंज्यूमर बिहेवियर, यानी कि हमारा जो कंज्यूमर है वो कैसे बिहेव कर रहा है। अगर हमारे प्रोडक्ट के प्राइस इंक्रीज हो रहे हैं तो उसका डिमांड पे क्या फर्क पड़ रहा है, उसकी डिमांड ऑब्वियस बात है कि डिक्रीज हो जाएगी। कैसे, अगर एक बात बताइए, घर से हम निकले कि हमारे पास 100 रुपए हैं, ठीक है, हमारे पास यहाँ पर क्या है 100 रुपए हैं। अब 100 रुपए में हमें क्या लेने हैं, एप्पल लेने हैं। अगर एप्पल के प्राइस हैं 50 पर केजी, तो आप एप्पल्स कितने परचेज करेंगे, 2 kg।
और यही अगर एप्पल के प्राइस हो जाते हैं 100 पर केजी, तो यहां पर आप एप्पल कितने परचेज करेंगे? 1 केजी। तो ये कैसे हुआ? अगर यहां पर आपका प्राइस इंक्रीज हुआ तो ऑब्वियस बात है कि आपकी डिमांड क्या हो गई? डिक्रीज हो गई ना। तो यहाँ पे आपके प्राइस के इंक्रीज होने से डिमांड डिक्रीज हो रही है। ये क्या है? यही हमारा कंज्यूमर का बिहेवियर है, जिसको हम क्या बोलते हैं? जिसको हम यहाँ पर डिमांड बोलते हैं। आई होप ये चीज समझ में आई होगी। यही हम अपने माइक्रो इकोनॉमिक्स में स्टडी करते हैं और इस सब्जेक्ट में हम पूरा एंड तक यही चीज को स्टडी करेंगे कि हमारी किसी भी प्रोडक्ट के प्राइस में चेंज आने की वजह से हमारा कंज्यूमर बिहेवियर कैसे रिएक्ट करता है और क्यों रिएक्ट करता है और कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो हमारे कंज्यूमर के बिहेवियर को अफेक्ट करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम देख रहे हैं हमारा फर्म का डिसीजन। अब एक बात बताइए, अगर हमारी डिमांड डिक्रीज हो रही है, कंज्यूमर कुछ भी रिएक्ट कर रहा है, कंज्यूमर कोई भी बिहेवियर अपना चेंज कर रहा है, तो क्या वो फर्म को अफेक्ट नहीं करेगा? बिल्कुल करेगा। अगर हमारे प्राइस के इंक्रीज करने से डिमांड डिक्रीज हो रही है तो क्या फर्म की प्राइस में, यानी कि उसकी पूरी की पूरी जो ओवरऑल पॉपुलेशन है या फिर जो उसका ओवरऑल रेवेन्यू है, क्या उस पर इफेक्ट नहीं पड़ेगा? बिल्कुल पड़ेगा। तो उसके रिगार्डिंग क्या करेगा? वो अपने प्रोडक्शन को चेंज करेगा, कॉस्ट को चेंज करेगा, अपना प्रॉफिट भी अफेक्ट करेगा। ठीक है, अगर उसे अपना प्रॉफिट इंक्रीज करना है तो उसे अपनी कॉस्ट को मैनेज करना होगा या प्रोडक्शन को मैनेज करना होगा। तो ये सब कुछ क्या होता है? ये सब हमारे फर्म के डिसीजन में आता है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं प्राइस डिटर्मिनेशन। प्राइस डिटर्मिनेशन का मतलब क्या हो गया? एक प्रोडक्ट का एक्चुअली प्राइस उसे मार्केट में कितना रखना है। अब यहां पर हम बात करें, ये आया एक नया मोबाइल फोन। ठीक है, ये नया मोबाइल फोन आ गया मार्केट में जो भी लॉन्च हुआ है। ठीक है, कोई एक नया व्यक्ति है जो भी लेकर आया। ठीक है, अब उसने क्या किया? उसने सीधा आते ही इसके प्राइस रख दिए 50,000। आते ही उसका प्राइस उसने 50,000 रख दिया। ट्रस्ट बिल्ट नहीं हुआ, प्रोडक्ट नहीं पता है, कुछ नहीं पता हमें प्रोडक्ट के बारे में। क्या हम उस प्रोडक्ट को खरीद लेंगे 50,000 रुपए का? रिस्की रहेगा ना। क्यों रिस्की रहेगा? क्योंकि अभी तक ट्रस्ट बिल्ट नहीं है। ठीक है, और यहीं पे अगर वो क्या करेगा? यहीं पे अगर वो अपने प्रोडक्ट की प्राइस 10,000 रुपए रखता है तो कंज्यूमर क्या कहेगा? ट्राई किया जा सकता है। ये क्या है? यही हमारी प्राइस डिटर्मिनेशन होता है, यानी कि डिमांड और सप्लाई का अफेक्शन क्रिएट करते हुए हम अपने प्रोडक्ट के प्राइस को कैसे डिसाइड करते हैं, कम्स अंडर माइक्रो इकोनॉमिक्स। नेक्स्ट है आपके फैक्टर प्राइसिंग। अब फैक्टर प्राइसिंग क्या होते हैं स्टूडेंट? अगर हम बात करें हमारे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन की, तो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन आपके कौन कौन से हैं? सबसे पहला है लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्राइज। ये सब क्या होते हैं? ये सब वो वाले फैक्टर्स हैं जो हमारे प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर होने में हेल्प करते हैं। कैसे? लैंड, जिस जमीन पर हम अपना प्रोडक्शन करेंगे, कहीं पे ऐसे हवा में तो नहीं होगा ना प्रोडक्शन। अगर कोई भी आप फैक्ट्री लगा रहे हैं तो उस फैक्ट्री को लगाने के लिए कोई जमीन तो चाहिए ना जहां पर आप अपना प्रोडक्शन करेंगे। दैट्स कॉल्ड लैंड। लेबर, प्रोडक्शन करेगा कौन? अपने आप तो नहीं होगा ना, कोई व्यक्ति तो चाहिए, लेबर तो चाहिए, या अपने आप ही बैठ जाओगे करने। और अगर अपने आप भी कर रहे हो तो वो भी आपका लेबर ही है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका कैपिटल, इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट तो बिजनेस की फाउंडेशन है, बिना पैसों के कोई बिजनेस हो ही नहीं सकता, बिल्कुल नहीं हो सकता ना, तो वो हमारे कैपिटल के अंडर आ जाता है। और एंटरप्राइज क्या होता है? एंटरप्राइज होता है वो एक एनवायरमेंट जहां पर आपको काम करने में मजा आता है, जहां पर आप इजीली अपना एक एनवायरमेंट क्रिएट कर देते हैं, एक बिजनेस एनवायरमेंट क्रिएट हो जाता है। ठीक है, अब इनके रिटर्न में जो भी आप प्राइस पे कर रहे हैं वो सब आपका क्या होता है? वो सब आपके फैक्टर प्राइसिंग होते हैं। जैसे अगर हम बात करें लैंड, अगर आपने खुद का ओन कर लिया तो उसकी पेमेंट हुई होगी, और अगर आपने रेंट पे लिया होगा तो क्या होगा? लैंड के रिटर्न में आप क्या पे करेंगे? रेंट पे करेंगे। लेबर, इन रिटर्न लेबर को आप क्या पे करते हैं? वेजेस पे करते हैं। कैपिटल, कैपिटल के रिटर्न में आप उसको क्या देते हैं? अगर आपकी कंपनी में किसी ने कोई भी पैसा इन्वेस्ट किया, ठीक है, तो उसके रिटर्न में आप उसको क्या देंगे? इंटरेस्ट पे करेंगे ना। तो कैपिटल का रिटर्न क्या हो गया? इंटरेस्ट। और एंटरप्राइज, एंटरप्राइज क्या है? इन रिटर्न वो क्या ले रहा है? जो भी एनवायरमेंट आपने क्रिएट किया है, जो ऑर्गेनाइजेशन आपने बनाई है, वो इन रिटर्न क्या चाहेगी? प्रॉफिट अर्न करना। तो ये सब क्या होगा? ये सब आपके फैक्टर प्राइसिंग हो गए जो हम स्टडी करते हैं हमारे माइक्रो इकोनॉमिक्स में। ठीक है,
तो चलिए अगर हम यहाँ पर बात करें कि एग्जाम्पल की कि माइक्रो इकोनॉमिक्स में कैसे होता है, व्हाई डज द प्राइस ऑफ पेट्रोल इंक्रीजेस, एक प्रोडक्ट का प्राइस इंक्रीज क्यों हो गया, यानी कि हमारे पेट्रोल का प्राइस क्यों बढ़ गया, ये हमारी माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर आ रहा है। ठीक है, हाउ डज अ फर्म डिसाइड हाउ मच टू प्रोड्यूस, एक फर्म कैसे डिसाइड करे कि मुझे क्या प्रोड्यूस करना है और कितना प्रोड्यूस करना है और किसके लिए प्रोड्यूस करना है, ये सब जो क्वेश्चंस हैं ये सब हमारे माइक्रो इकोनॉमिक्स से रिलेटेड होते हैं। ठीक है, चलिए बात करते हैं हम अपने मैक्रो इकोनॉमिक्स की। मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या हो गया, इट इज दैट पार्ट ऑफ इकोनॉमिक थ्योरी विच स्टडीज द बिहेवियर ऑफ एग्रीगेट्स, इट इज द एग्रीगेट्स ऑफ द इकोनॉमी एज अ होल, जहां पर हम अपनी इकोनॉमी को एज अ होल स्टडी करते हैं, जहाँ पे हम उसका एग्रीगेशन करते हैं। एग्रीगेशन क्या होता है, एक टोटल होता है। ठीक है, किसी भी चीज को एज अ टोटल अगर आप स्टडी कर रहे हैं। अब इसमें आप क्या क्या पढ़ते हैं, सबसे पहला आता है आपका नेशनल इनकम। नेशनल इनकम किसी एक व्यक्ति की तो नहीं हुई ना, एक कंट्री की हो गई और उस कंट्री में बहुत सारे लोग हो गए, तो ये सब क्या हो गया, ये आपका मैक्रो इकोनॉमिक्स का पार्ट हो गया। अनएम्प्लॉयमेंट, आपके यहाँ पर कितनी बेरोजगारी है। ठीक है, आप उसमें किसी एक व्यक्ति को तो लेकर आप नहीं डिसाइड कर सकते ना, तो ये भी क्या है आपके एनवायरमेंट, उसका मैक्रो इकोनॉमिक्स का पार्ट हो गया। इन्फ्लेशन, आपके यहाँ कितनी ज्यादा महंगाई है, कितनी ज्यादा मंदी है, इकोनॉमिक ग्रोथ कितनी हो रही है, डेवलपमेंट कितने किस रेट से जा रहा है आपका, ये सब आपका एज अ होल स्टडी करते हैं हम। ठीक है, इकोनॉमी को एज अ होल लेकर चलते हैं, यानी कि एग्रीगेशन लेकर चलते हैं, तो इसलिए किसके अंडर आता है, हमारा मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंडर आता है। अब इसके एग्जाम्पल के लिए बात करें तो व्हाई इज एम्प्लॉयमेंट इंक्रीजिंग इन अ कंट्री, हमारे यहाँ पर अनएम्प्लॉयमेंट क्यों इंक्रीज हो रही है, तो ये क्वेश्चन जो है ये हम स्टडी करते हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स में। व्हाई इज इन्फ्लेशन राइजिंग, इन्फ्लेशन क्यों बढ़ रही है, क्या कारण आपके इन्फ्लेशन के बढ़ने का, ये भी आपके इसी के अंडर आता है। ठीक है, तो चलिए अब हम देखते हैं हमारा डिफरेंस बिटवीन माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स। स्टूडेंट सबसे पहले मीनिंग की बात करें तो इट इज दैट पार्ट ऑफ इकोनॉमिक थियोरी विच स्टडीज द बिहेवियर ऑफ एन इंडिविजुअल यूनिट, ये क्या करता है, इंडिविजुअल यूनिट की स्टडी करता है। ठीक है, और मैक्रो इकोनॉमिक्स की बात करें तो इट इज द बिहेवियर ऑफ एग्रीगेट्स ऑफ इकोनॉमी एज अ होल, यहाँ पर क्या करते हैं हम, यहाँ पर हम स्टडी करते हैं बिहेवियर ऑफ एग्रीगेट्स ऑफ द इकोनॉमी एज अ होल, यहाँ पर कर रहे हैं एज एन इंडिविजुअल और यहाँ पर कर रहे हैं एज अ होल। टूल्स की अगर हम बात करें तो यहाँ पर हमारे बेसिक टूल होते हैं डिमांड एंड सप्लाई। ठीक है, क्योंकि अगर हमें प्राइस डिसाइड करना है, सप्लाई डिसाइड करनी है, सब कुछ हमारा किस पर आता है, डिमांड एंड सप्लाई पर आता है। मैक्रो इकोनॉमिक्स की बात करें तो मैक्रो इकोनॉमिक्स में हमारे जो बेसिक टूल होते हैं एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई रहता है। डिमांड और सप्लाई होगा, यहाँ पर इंडिविजुअल का रहेगा और यहाँ पर हम एक मार्केट का लेंगे, यानी कि हम बहुत सारे लोगों को मिलाकर उनकी डिमांड और सप्लाई को स्टडी करेंगे। बेसिक ऑब्जेक्टिव्स क्या है आपके, यहाँ पर हम करते हैं पूरा जो बेसिक एम रहता है वो रहता है हमारा प्राइस को डिसाइड करना, एक कमोडिटी के प्राइस को डिसाइड करना या फिर किसी फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन के प्राइस को डिसाइड करना। फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन मैंने आपको अभी बताए हैं, लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्राइज, इन सब के अगर आपको प्राइसेस डिसाइड करने हैं तो वो भी आपका माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंडर ही आता है। नेक्स्ट हम देख रहे हैं बेसिक ऑब्जेक्टिव आपका मैक्रो इकोनॉमिक्स का, इट एम्स टू डिटरमाइन इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट लेवल ऑफ द इकोनॉमी, कि हमारे यहाँ पर इनकम कितनी हो रही है और अनएम्प्लॉयमेंट कितना है, यानी कि एम्प्लॉयमेंट और इनकम के बीच में क्या रिलेशन चल रहा है। ठीक है, तो ये सब हमारे किसके अंडर आता है, मैक्रो इकोनॉमिक्स। डिग्री ऑफ एग्रीगेशन की अगर हम बात करें, इट इन्वॉल्व्स लिमिटेड डिग्री ऑफ एग्रीगेशन, यहाँ पर हम क्या करते हैं, लिमिटेड डिग्री ऑफ एग्रीगेशन लेकर चलते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मार्केट डिमांड इज डिराइव्ड by aggregating individual demands of all buyers in the particular market। अब यहाँ पर क्या किया जा रहा है, एग्रीगेट डिमांड पे यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पर हम एग्रीगेशन थोड़ा कम लेते हैं, इंडिविजुअल को स्टडी करते हैं। जैसे अगर हम बात करें कि एक क्लास में 5 बच्चे बैठे हैं तो हम हर एक का अलग अलग अगर स्टडी कर रहे हैं तो वो हमारा माइक्रो के अंडर आएगा, और वहीं अगर हम 5 को इकट्ठा लेकर चल रहे हैं तो वो क्या हो गया, वो हमारा मैक्रो हो गया। तो इसलिए यहाँ पर हाईएस्ट डिग्री ऑफ एग्रीगेशन रहता है और यहाँ पर लिमिटेड डिग्री ऑफ एग्रीगेशन रहता है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर हम अपनी एग्रीगेट डिमांड को डिराइव करते हैं और यहाँ पर हम